इस देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, हर एक बूंद को समंदर लिखा गया, काट कर अंगूठा एकलव्य का और अर्जुन को धुरंधर लिखा गया। यहाँ इन्होंने इतिहास को अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखा है। ये बात अभी सामने आई 2002 में, 2003 में जो ये मुद्दा चल रहा था, अयोध्या का मामला जो चल रहा था, अयोध्या का मामला लखनऊ बेंच में जब चल रहा था, लखनऊ हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेशित किया था कि आप उसमें खुदाई करके डिटेल में सर्वेक्षण रिपोर्ट सबमिट करें। उन्होंने डिटेल में 300 पेज की वो डिटेल रिपोर्ट है जो मैंने अपनी पिटीशन में लगाई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि वहाँ से जो निकले थे बुद्धा स्टैचू निकले थे, इंस्क्रिप्शंस निकले थे, धम्म चक्र निकला, बुद्धिस्ट सिंबल निकले थे और अशोक पिलर्स निकले हैं, 7 ब्लैक टच स्टोन निकले हैं और ये इसमें ब्रोकन आइडल्स निकले हैं। उनकी अभी बात की है, बहुत डिटेल में की है। उसमें साहब ने एक EWS बोला था, शायद आप लोग नहीं समझ पाए हों। EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। पहली बात, संविधान निर्माताओं ने जब रिजर्वेशन की बात की थी तो रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। देखिए 3-4 मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। हमारे जगजीवन राम बाबू जो बहुत पैसे वाले धनाढ्य थे, लेकिन उनके साथ फिर भी कास्टेज में और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है। हमारी बहन मायावती जो सत्ता में रह गई, आज भी उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। हमारे बाबा साहेब जो जिनके बराबर आज तक ज्ञानी कोई हुआ नहीं, आप कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाएं, ये तब भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो संविधान निर्माता थे उनका उद्देश्य ये था, जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है या हिस्ट्री ने उनको किसी तरीके से नकारा है या मानवीय व्यवहार उनके साथ नहीं किया है, उनके अपलिफ्टमेंट यानी ऊपर उठाने के लिए या उन्हें डिग्निटी के साथ जीने का एक तरीका दिया कि इसकी वजह से इनको थोड़ा बेनिफिट होगा। ये एजुकेशन में बेनिफिट इससे लेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट लेंगे और एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद इनको प्रमोशन में भी इससे बेनिफिट मिलेगा। प्रमोशन में बेनिफिट उत्तर प्रदेश का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक यूपी पावर कॉरपोरेशन वर्सेस राजेश कुमार एक जजमेंट आया था 27 अप्रैल 2012 को। उसमें एसिलरेटेड प्रमोशन का जिक्र किया गया था। एसिलरेटेड प्रमोशन क्या होता है? 2 तरह के अगर अपॉइंटी रहते हैं, पहला जो शेड्यूल कास्ट है, रिजर्व पॉइंट पर अपॉइंट हुआ है, दूसरा जो ओपन कैटेगरी का है। अगर एसिलरेटेड प्रमोशन का बेनिफिट हमें मिलेगा तो जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 35 ईयर की एज में 5th पायदान पे पहुंच जाएगा अपनी सर्विस के, और जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 45 ईयर की एज में 3rd पायदान पर पहुंचेगा। तो इसको इन्होंने बड़े स्मार्टली सुप्रीम कोर्ट से उसको ख़त्म करा दिया और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हमारे डिमोट हो गए, बहुत सारे लोगों का डिमोशन हुआ जो पहले जिनके बॉस थे अब उनके जूनियर हो गए उसको ख़त्म करने पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कई बार कहता है कि ये जो प्रमोशन है आपका, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलता है, आर्टिकल 16(4) है, वो एक इनेबलिंग प्रोविज़न इन्होंने बताया है। इनेबलिंग प्रोविज़न मतलब वो चाहे तो इसको अलाउ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, मैंडेटरी नहीं बनाया इसको। अगर इसको मैंडेटरी कर दिया जाए तो हम लोगों को 100% बेनिफिट मिलेगा। एक और अभी मुद्दा आया है जो चौधरी साहब ने डिस्कस किया था मुझसे और साहब ने आदेशित किया कि इसमें पिटीशन करो। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत चालाकी की है। हायर एजुकेशन में हम लोगों को 20% रिजर्वेशन मिलता था हायर एजुकेशन में एडमिशन में, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो शेड्यूल कास्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक शेड्यूल कास्ट और दूसरा डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में उन लोगों को रखा है जिनको वो जो कभी भी बहुजन या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस उनके साथ नहीं हुई है और उनको वो ज़बरदस्ती बेनिफिट देना चाहते हैं जो इसके पात्र भी नहीं है, और हम लोगों को उससे बाहर कर दिया। इसका मतलब 10% ही हमारा छोड़ा है इन्होंने। उसमें भी हमारी पिटीशन तैयार है, हमारे साहब साइन करेंगे, उसको फाइल करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और मुद्दा है, ये साहब एक छोटा सा कोटेशन है, इस देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, हर एक बूंद को समंदर लिखा गया, काट कर अंगूठा एकलव्य का और अर्जुन को धुरंधर लिखा गया। यहाँ इन्होंने इतिहास को अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखा है। ये बात अभी सामने आई 2002 में, 2003 में जो ये मुद्दा चल रहा था, अयोध्या का मामला जो चल रहा था,
अयोध्या का मामला लखनऊ बेंच में जब चल रहा था, लखनऊ हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेशित किया था कि आप उसमें खुदाई करके डिटेल में सर्वेक्षण रिपोर्ट सबमिट करें। उन्होंने डिटेल में 300 पेज की वो डिटेल रिपोर्ट है जो मैंने अपनी पिटीशन में लगाई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि वहाँ से जो निकले थे बुद्धा स्टैचू निकले थे, इंस्क्रिप्शंस निकले थे, धम्म चक्र निकला, बुद्धिस्ट सिंबल निकले थे और अशोक पिलर्स निकले हैं, 7 ब्लैक टच स्टोन निकले हैं और ये इसमें ब्रोकन आइडल्स निकले हैं। ये पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 2018 से, एक पिटीशन जो बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित जो आर्टिकल्स वहाँ से निकले हैं उनको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और वहाँ एक बुद्ध विहार बनाने के लिए सिंस 2018 एक पिटीशन पेंडिंग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ओरिजिनल मैटर के साथ टैग किया, फिर डीटैग किया, उनको कभी भी आर्ग्यूमेंट का मौका नहीं दिया। अब 9/11/2019 को इन्होंने फाइनल जजमेंट उसमें दे दिया, कुछ पोर्शन एक विशेष पक्ष को दिया, कुछ दूसरे विशेष पक्ष को दिया। खैर हम उस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। 9/11/2019 में इन्होंने वो जजमेंट दिया और 11 मई 2020 को वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। 21 मई 2020 को वहाँ पर ये आर्टिकल्स प्राप्त हुए सारे। ये न्यूज़ 22 मई को ये न्यूज़ में सर्कुलेट हुआ और उसके बाद इन्होंने सारा मैटर ख़त्म कर दिया। हमारे जो पिटिशनर हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन, समता सैनिक दल और समस्त पाली भाषा ग्रुप, ये हमारे पिटिशनर हैं। इन्होंने जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे DM हैं, तुरंत जैसे ही न्यूज़ पढ़ा, इन्होंने न्यूज़ पढ़ने के बाद एक रिप्रेजेंटेशन उनको भेजा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, उसके तहत वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि जो हिस्टोरिकल जो आर्टिकल्स निकले हैं उनको प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, ताकि उसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। और उन्होंने ये डिमांड भी किया कि इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक डिटेल में रिपोर्ट लगाई जाए और उनसे कार्बन डेटिंग एनालिसिस कराया जाए कि ये कितने पुराने हैं, मंदिर मस्जिद इन सब के अलावा जब ये निकल रहे हैं तो ये कितने पुराने हैं। और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि आप इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म में इसको रिस्टोर किया जाए, प्रिजर्व करने के बाद। आप मंदिर भी बना रहे हैं, आप मस्जिद भी बना रहे हैं, लेकिन साथ में एक बुद्ध विहार, अगर ये हमारे बुद्ध धर्म से संबंधित हैं तो एक बुद्ध विहार वहाँ पर बनना चाहिए। ये पिटीशन हमने अभी लगाई हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी आर्ग्यूमेंट उसमें होना है। अभी वो पिटीशन लगी हुई है। मेरा बस इतना ही विषय है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस मामले पर अब एक नई बहस भी छिड़ गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो जिस राम की वहाँ पर बात की गई है अब वहाँ वो राम दरअसल वहाँ के थे ही नहीं, वो नेपाली राम जी। तो सर नई बहस का एक चर्चा शुरू हो गया है। आप बताइए सर, आप इस पर क्या कहेंगे? इस पे तो हम यही कहेंगे कि ये पहली बात जो है ना, सबसे बुनियादी बात जो हम तो वो कह ही चुके हैं कि जब इसमें 3 पक्ष थे तो तीसरे पक्ष को सुने बगैर फैसला करना गलत था। अब अगर कुछ नई जानकारियां आ रही हैं और वो भी किसी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस बात को, तो उसको भी नज़र में रखा जाना चाहिए उस पिटीशन में, जो कि अभी आपके सामने हमारे भाई ने आपको बताई हैं। तो ये फैक्टर भी इस बात को इस पिटीशन में उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, जो अभी बुद्ध समाज की तरफ से पिटीशन है, और उसमें इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसी के हिसाब से अगर उनकी बातों में कुछ तथ्य है तो उनसे मंगाए जाने चाहिए और उसको भी नज़र में रखा जाना चाहिए इससे पहले कि फैसला किया जाए कुछ। सर अगर हमें कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलता है तो हम इस बात को ज़रूर अपनी पिटीशन में रखेंगे। एक पॉलिटिकली उनका अगर मूव है तो उसको हम ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट को तो वहाँ एविडेंस में नहीं लगा सकते। जब तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक उसको नहीं लगाया।